हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको Fe1 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोले थे। आज इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 23 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 22 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 22 देख लें। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 होता है। मतलब आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4s ऑर्बिटल में बढ़ाता है, उसके बाद 3d6 में बढ़ाता है। अब 1 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किससे निकलेगा, 4s से या 3d6 से। लास्ट में 3d6 ऑर्बिटल में भराया है तो इससे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका 4s है। 3d तो थर्ड सेल का ही डी ऑर्बिटल है ना, ये फोर्थ सेल हो गया। फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका 4s है, तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s से रिमूव होगा, ना कि 3d से। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो Fe1 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6 4s1, 4s से रिमूव होगा, इसीलिए इस तरह से लिखे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है। जबकि आयरन के लिए इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4s2 में फिलअप होगा, फिर 3d6 में होगा, क्योंकि 4s n+l रूल से इसका एनर्जी कम होता है 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिलअप होगा। लेकिन जब रिमूव होगा तो 4s से रिमूव होगा, ना कि 3d से रिमूव होगा। तो 4s1 3d6। अब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो Fe1 प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो ये भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से रिमूव होगा, तो 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6। Fe3 प्लस मतलब फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है। तो अब जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपका 3d है, 4s में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो थर्ड सेल तक ही है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 3d है, तो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 3d से होगा। तो Fe3 प्लस के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो 4s वाला रिमूव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d5। आर्गन के कॉरस्पॉन्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 23, 18 प्लस 5 23 इलेक्ट्रॉन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, मतलब आयरन एटम में 26 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 23 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 23 इलेक्ट्रॉन है भी आर्गन 3d5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये वाला पॉइंट तो बता ही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी एटम से तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसके बाद स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ए माइनस यू साई इक्वल टू 0। यह स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे, जहाँ पे डेल स्क्वायर जो है डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी जेड स्क्वायर होता है। डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ई टोटल एनर्जी है, यू पोटेंशियल एनर्जी है, साई जो है वो फंक्शन है। इसमें साई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, साई स्क्वायर आपका बताता है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको आप इसे समझिए कि न्यूक्लियस के अराउंड डीवी वॉल्यूम आप एज्यूम किए, स्मॉल रीजन है डीवी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस डीवी वॉल्यूम हो जाएगा साई स्क्वायर डीवी, साई स्क्वायर इंटू ये डीवी वॉल्यूम, ये छोटा सा वॉल्यूम जिसको आप डीवी एज्यूम किए हैं, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है आप इस फॉर्मूला से बता सकते हैं किसी भी रीजन में। अब अगर आप साई स्क्वायर डीवी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए v इक्वल टू 0 से लेके v इक्वल टू इंफिनिटी तक, मतलब जितना भी न्यूक्लियस के अराउंड जितना वॉल्यूम है, डीवी जो है 0 वॉल्यूम से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिए साई स्क्वायर डीवी, ये पूरा वॉल्यूम ही कवर हो गया। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पूरा वॉल्यूम के अंदर ही सिमट जाएगा। अगर v इक्वल टू इंफिनिटी ले लिए, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम हम कंसीडर कर लिए, तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उस वॉल्यूम के अंदर ही आएगा। तो उस वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ये तो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होगा सब उसी वॉल्यूम के अंदर आएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि जैसे एक कॉइन है, इसमें हेड और टेल होगा, तो जब हम कॉइन का टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
कमिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो दोनों का हाफ हाफ चांस है। लेकिन ये जब हम इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिए तो उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 100% इलेक्ट्रॉन उसी वॉल्यूम के अंदर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा चांस है कि सारा इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम के अंदर होगा। तो इसलिए 0 से इन्फिनिटी तक आप अगर साई स्क्वायर डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डीवी v इक्वल टू 0 से लेके v इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू 1 आएगा। सिमिलरली इसी तरह से मान लीजिए कोई स्पेस है v वॉल्यूम का, अगर 0 से v तक इंटीग्रेट किए साई स्क्वायर डीवी, इसका वैल्यू आया 0.95। मतलब इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 95% है। 0.95 का मतलब यही हुआ ना कि 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड इन दिस रीजन। साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि 100% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी रीजन में पाया जाएगा। और हम पूरा वॉल्यूम ही कवर अप कर लिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी रीजन में लाई करेगा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% तो होगा ही, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 आता है। किसी भी v वॉल्यूम के अंदर जितना प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब साई स्क्वायर डीवी का वैल्यू होगा, उतना परसेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रीजन में पाया जाएगा। जैसे 0.95 अगर है तो 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड इन दिस रीजन। इसके बाद साई 400 है, साई 400, इसका मतलब क्या हुआ, ये 400 ये जो रहता है ये NLM, साई NLM को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके पास जो ऑर्बिटल है उसमें n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है और m का वैल्यू भी 0 है। तो फोर्थ सेल का ऑर्बिटल है और सब सेल आपका s सब सेल है, l इक्वल टू 0 है मतलब s सब सेल, तो 4s ऑर्बिटल है आपके पास। साई 400 का मतलब हुआ 4s ऑर्बिटल आपके पास है। अगर साई 410 रहता तो n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 1 है मतलब p सब सेल, और फोर्थ सेल का p सब सेल है तो 4p। सब सेल के आगे जो नंबर लिखा हुआ रहता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है, तो n इक्वल टू 4 है तो इसलिए 4p ऑर्बिटल रहेगा, 410 है तो शून्य, और इस p ऑर्बिटल का m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 0 है। अगर यहाँ 1 रहता तो m का वैल्यू 1 हो जाता उस केस में, लेकिन रहता तो 4p ऑर्बिटल ही। अब इफ साई स्क्वायर इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, सच सरफेस आर नोडल पॉइंट्स और नोडल सरफेस, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन नोडल सरफेस। तो जैसे कोई वॉल्यूम v, इस v वॉल्यूम के अंदर साई स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है तो इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डीवी अगर कीजिएगा आप इस वॉल्यूम में 0 टू v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू v वॉल्यूम तक, तो साई स्क्वायर डीवी का वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू डीवी। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है उससे कोई मतलब नहीं है, 0 इंटू डीवी 0 ही होगा। तो अगर 0.95 आता है तो इसका मतलब हुआ 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में पाया जाएगा। अगर 1 आता है तो 100%, अगर 0 आता है मतलब 0% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में है, तो इस रीजन में एक भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन नोडल सरफेस। तो ऐसे सरफेस को नोडल सरफेस बोलते हैं, या ऐसे पॉइंट को नोडल पॉइंट बोलते हैं जहां पे कि साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है और इस रीजन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब नोडल पॉइंट या नोडल सरफेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहता है। अब जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे, ऑर्बिटल्स आपका s p d सबका कैसा शेप होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप का होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं रहता। स्फेरिकल है तो चारों तरफ रहेगा, किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं रहता। s ऑर्बिटल के अलावा जितना ऑर्बिटल रहता है वो सब किसी ना किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। ऑल ऑर्बिटल एक्सेप्ट s आर डायरेक्शनल, तो s के अलावा जितना भी ऑर्बिटल है ये सारा डायरेक्शनल होता है। अब 1s, तो 1s 2s इस तरह से s ऑर्बिटल होगा, तो 1s का शेप इस तरह से होगा, ये स्फेरिकल है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरह से डॉट 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 करके। और जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ डॉट है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ देखिए ज्यादा नंबर ऑफ डॉट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा, इस रीजन में थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये ऑर्बिटल 1s है,
ग्रेटर नंबर ऑफ डॉट्स मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और 3 डायमेंशन में इस तरह से स्फेरिकल शेप रहेगा एस ऑर्बिटल का, 1s का ये शेप है, जहाँ पे एक्स वाई जेड, ये तो आप समझ रहे होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई तो 2 डायमेंशन में हो गया, इसको आप इस तरह समझिए, एक्स वाई लेफ्ट राइट वाला जो डायरेक्शन है ये एक्स है, ऊपर नीचे वाला जो डायरेक्शन है ये वाई है। अब ये जेड है आपका आगे पीछे, आप जहां अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं तो आगे पीछे ये वाला 3 डायरेक्शन होगा ना, एक तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और एक आगे पीछे, ये जेड डायरेक्शन है। 3 डायमेंशन में जेड एक्सिस ये वाला है इस तरफ, अब आप समझ गए होंगे। तो वही है एक्स वाई जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो एस ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होगा। इसके बाद पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल जो है डम्बेल शेप का होता है और ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है, मतलब पी ऑर्बिटल जो है किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल रहता है, एस में तो एक ही रहता है लेकिन पी में 3 रहता है, तीनों का नाम अलग अलग होता है, एक को पी एक्स बोलेंगे, दूसरे को पी वाई, तीसरे को पी जेड। तो 2p का शेप देखेंगे, 2p में 2px 2py और 2pz होगा। सिमिलरली 3p रहेगा तो 3px 3py और 3pz, 3 ऑर्बिटल रहेगा पी सब सेल के करस्पॉन्डिंग, जिसमें m का वैल्यू एक केस में -1, दूसरे में 0 और एक में 1 होगा। और s में तो l का वैल्यू 0 होता है तो m का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा 0, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही s ऑर्बिटल रहेगा। लेकिन p में 3 ऑर्बिटल रहता है, सिमिलरली d में 5 ऑर्बिटल रहता है और उसका नाम अलग अलग होगा, वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले p का शेप देख लेते हैं, तो p का शेप डम्बेल होता है, तो 2p किस तरह से होगा, ये जो है अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। अगर x है, px है, तो ये x डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेगा। देखिए x एक्सिस के अलोंग 2px ओरिएंटेड है, मतलब 2p ऑर्बिटल अगर x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तो वो 2px रहेगा, अगर y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तो 2py होगा, और अगर z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तो 2pz होगा। देखिए x एक्सिस के अलोंग है, सिमिलरली ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस के अलोंग है तो 2py, और z एक्सिस के अलोंग है तो 2pz। सिमिलरली इसी तरह से 3px 3py 3pz, 3px x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा, y एक्सिस के अलोंग 3py और z एक्सिस के अलोंग 3pz, और ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करता है। इसी को 3 डायमेंशन में इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए x y z, तो px जो है x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, डम्बेल शेप है लेकिन x डायरेक्शन में है। सिमिलरली py, तो ये x नहीं है y है, x तो ये वाला है, तो y डायरेक्शन में देखिए ओरिएंटेड है, y एक्सिस के अलोंग py ओरिएंटेड है। सिमिलरली pz, तो z एक्सिस है तो z एक्सिस के अलोंग pz ओरिएंटेड है, तो ये pz कहलाएगा। अब अगर 2p ऑर्बिटल है तो 2px 2py 2pz हो जाएगा, सिमिलरली 3px 3py 3pz हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद d ऑर्बिटल, तो d सबसेल के करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल होता है, d में l का वैल्यू 2 होता है, तो m का वैल्यू -2 -1 0 1 और 2, m का 5 अलग अलग वैल्यू होगा और इस 5 m के करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल होगा। तो d का 5 ऑर्बिटल होता है dx बाई dy z dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 5 d ऑर्बिटल है। अब आपके पास अगर 3d है तो 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर होगा। d ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल, p में डम्बेल और d में डबल डम्बेल। इस तरह से देखिए, एक डम्बेल हो गया, दूसरा डम्बेल, डबल डम्बेल हो गया। These lobes are directed at 45 डिग्री फ्रॉम x और y एक्सिस, तो ये जो है x एक्सिस या y एक्सिस से 45 डिग्री पे ओरिएंटेड रहता है। जैसे 3D है तो 3dxy, तो x और y एक्सिस में ये दोनों लोब रहेगा, ये जो डम्बेल शेप का लोब रहेगा ये x और y एक्सिस में ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन इससे 45 डिग्री पे रहता है, ये एंगल 45 डिग्री होगा दोनों डम्बेल का। सिमिलरली yz, मतलब y और z एक्सिस में ओरिएंटेड रहेगा ये जो डम्बेल है, लेकिन 45 डिग्री पे रहेगा। zx, तो z और x एक्सिस, x और z एक्सिस में 45 डिग्री पे रहेगा, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है x और z एक्सिस के बीच में। इसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये x और y एक्सिस के अलोंग ही ओरिएंटेड रहता है। एक डम्बेल x एक्सिस के अलोंग, दूसरा डम्बेल
बाई एक्सिस के एलोंग। तो ये जो है 3d एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो गया। इसके बाद डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर जो है ये जेड एक्सिस के एलोंग ओरिएंटेड रहता है और एक सर्कुलर रिंग रहता है। डॉट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में पाया जाता है, डंबल के अंदर तो होगा ही, और ये सर्कुलर रिंग एक रहता है। इन सब में भी आप डॉट से रख दीजिए, इसमें इस तरह से डॉट ये सारा डंबल में फिलअप कर दीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाया जाता है। डॉट जो है डंबल में फिलअप कर दीजिए। ये डॉट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये चारों डंबल में होगा। सिमिलरली इस तरह से इस डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और 3d जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के एलोंग, ये आपका जेड एक्सिस है, तो इसके एलोंग एक डंबल रहता है और एक रिंग रहता है। आपको 3d में दिखाते हैं डी ऑर्बिटल। देखिए डी जेड स्क्वायर जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, डंबल जो है और एक रिंग है। तो इस तरह से 3d जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक डंबल है, दूसरा डंबल वाई एक्सिस के अलोंग है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसमें ना तो एक्स के अलोंग रहता है ना वाई के अलोंग रहता है, दोनों के बीच में रहता है डंबल। 45 डिग्री एक्स एक्सिस से भी और 45 डिग्री वाई एक्सिस से भी। देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है एक्स वाई जेड, तो डी एक्स वाई एक्स और वाई के अलोंग रहेगा 45 डिग्री पे। एक्स जेड एक्स और जेड के अलोंग रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री, जेड एक्सिस से भी 45 डिग्री, डबल डंबल। सिमिलरली वाई जेड, तो वाई और जेड के अलोंग रहेगा। ये थोड़ा सा प्रिंट करने में दिक्कत हो गया। इसी तरह का शेप है, बस आप वाई जेड अगर मान रहे हैं तो इसको वाई, इसको जेड रख दीजिए, इसको एक्स रख दीजिए। एक्सिस को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं, बस तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सेम इसी टाइप का शेप रहेगा, बस एक्सिस चेंज रहेगा, मतलब वाई और जेड से 45 डिग्री पे ओरिएंटेड रहेगा, जबकि एक्स जेड जो है एक्स और जेड से 45 डिग्री पे ओरिएंटेड रहता है। इसके बाद जो है नोडल सरफेस, तो 1s ऑर्बिटल में एक भी नोडल सरफेस नहीं है। देखिए पूरा नोडल सरफेस में आपको हर जगह इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो कहीं पे नहीं है, तो एक भी नोडल सरफेस नहीं होता। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे कि साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो आएगा। इसके बाद 2p ऑर्बिटल में, तो इसमें अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग नोडल सरफेस होता है। जैसे 2px है, इसमें ये जो बाई और जेड, बाई बाई एक्सिस ऊपर, जेड एक्सिस आगे पीछे, ये जो प्लेन होगा बाई जेड प्लेन, ये आपका नोडल प्लेन कहलाता है। तो 2px में नोडल प्लेन होगा बाई जेड प्लेन, 2py में एक्स जेड प्लेन, ये जो जेड एक्सिस है एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा, 2py में एक्स जेड प्लेन, और 2pz में एक्स वाई प्लेन। जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स और ये वाई, ये वाला जो प्लेन है ये आपका नोडल प्लेन है। इस तरफ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो है। ये सारा नोडल सरफेस आप बोल सकते हैं या नोडल प्लेन बोल सकते हैं। सिमिलरली डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में 3d एक्स वाई है, तो इस केस में एक्स वाई है, तो एक्स जेड और वाई जेड दो नोडल प्लेन होगा, एक्स के साथ भी जेड और वाई के साथ भी जेड, तो एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा। एक्स जेड ये वाला प्लेन जो होगा एक्स और जेड एक्सिस के लॉन्ग, और बाई और जेड, बाई और जेड आप समझ रहे हैं ना, जेड ये वाला एक्सिस है आगे पीछे वाला, तो बाई जेड और एक्स जेड ये दो नोडल प्लेन कहलाएगा। सिमिलरली 3d बाई जेड है, तो बाई जेड में एक्स वाई और एक्स जेड ये दो नोडल प्लेन कहलाएगा। एक्स वाई ये है, जेड ये है, तो एक्स आपका ये आगे पीछे वाला होगा। इसको जब आप इस प्लेन में मान रहे हैं, एक लेफ्ट राइट एक ऊपर नीचे, तो एक्स आपका आगे पीछे वाला होगा। तो आगे पीछे वाला ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, इस प्लेन में एक नोडल प्लेन है। सिमिलरली एक्स और जेड ये इस तरह से एक्स और जेड प्लेन में ये भी एक नोडल प्लेन होगा। एक्स जेड में आपका एक्स वाई और वाई जेड ये दो नोडल प्लेन रहेगा। इसके बाद 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जो है एक तो ये वाला प्लेन, जो ये वाला प्लेन है, और दूसरा ये वाला प्लेन है, मतलब y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लेन है ये आपका नोडल प्लेन कहलाएगा।
तो 3d(x² - y² में y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, ये दो नोडल प्लेन है। इसके बाद 3dz², तो 3dz² में साई स्क्वायर का वैल्यू होता है 3 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसका वैल्यू जहां पे 0 हो जाएगा वो आपका नोडल प्लेन कहलाएगा। कहने का मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जहां 1/3 होगा तो 3 इंटू 1/3 1 -1, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जहां पे 1/3 होगा वहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू 0 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 जहां पे आएगा। तो उस केस में जो सरफेस ऑब्टेंड होगा वो आपका नोडल प्लेन कहलाएगा। तो इससे इस तरह से कोनिकल नोडल प्लेन ऑब्टेंड होता है। कितना थीटा पे? ये एंगल थीटा पे कोनिकल नोडल प्लेन रहता है जहां पे कि इस थीटा के करस्पॉन्डिंग cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 होगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 जब होता है तो थीटा इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से आप cos थीटा इक्वल टू 1/√3 लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1/√3। ये सिंपल अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर cos थीटा इक्वल टू x होता है तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x होता है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√3 है x, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। तो इतना एंगल पे जो प्लेन बनेगा तो इस प्लेन में साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, मतलब ये वाला प्लेन नोडल प्लेन कहलाएगा। और ये कौन कौन करता है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 के करस्पॉन्डिंग, तो ये कोनिकल नोडल प्लेन कहलाएगा। तो ये एक नोडल प्लेन, दूसरा इस तरह से उसी एंगल पे नीचे के डायरेक्शन में एक कोन बनेगा, तो ये दो कोनिकल नोडल प्लेन फॉर्म होता है 3dz² में, मतलब dz² ऑर्बिटल में कोनिकल नोडल प्लेन बनेगा। अब टोटल नोडल सरफेस इन एन ऑर्बिटल जो है ये आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नोडल सरफेस इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू n-1, जहां पे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 1s, n का वैल्यू 1 है, तो नोडल सरफेस कितना होगा 1 - 1 0, इसीलिए 1s में एक भी नोडल सरफेस नहीं आया। उसके बाद 2p, तो 2n का वैल्यू 2 है तो 2 - 1, तो 2p में एक नोडल सरफेस आएगा। अब px है, py है या pz है, सभी में एक एक नोडल सरफेस आएगा। उसके बाद 3d, तो 3 - 1 2 नोडल सरफेस आएगा, इसलिए 3d xy हो, yz हो, zx हो, ये सब में दो दो नोडल प्लेन आता है। x² - y² हो, यहाँ भी दो कोनिकल नोडल प्लेन आया। तो इस फॉर्मूला से आप टोटल नोडल सरफेस निकाल सकते हैं n-1, जिसमें से कि रेडियल नोड्स जो है n-l-1 होता है और एंगुलर नोड्स इक्वल टू l होता है। एंगुलर नोड्स l और रेडियल नोड्स n-l-1, तो टोटल नोड्स कितना होगा l + n-l-1, तो ये n-1 आ जाता है। एंगुलर नोड्स को प्लेनर नोड भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन फॉर्म करता है। जो आपका किसी प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो वो एंगुलर नोड कहलाएगा, और किसी स्फेरिकल सरफेस में अगर साई स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा तो स्फेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स कहलाता है। तो s ऑर्बिटल में जो है इसमें एंगुलर नोड्स हमेशा 0 होगा s ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि s ऑर्बिटल में l का वैल्यू 0 ही होता है, तो हमेशा रेडियल नोड्स सिर्फ हो सकता है, एंगुलर नोड्स कभी नहीं होगा। जैसे 2s, तो 2s में एंगुलर नोड l इक्वल टू 0 है तो एंगुलर नोड 0 होगा, रेडियल नोड होगा n 2 - 0 - 1, एंगुलर नोड होगा रेडियल नोड होगा 1। वही पॉइंट लिखा हुआ है, s ऑर्बिटल कैन नेवर हैव एनी एंगुलर नोड्स, तो s ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड्स नहीं हो सकता है। 2s में अभी देखिए कि एक रेडियल नोड रहता है, तो 2s ऑर्बिटल का शेप इस तरह से होता है, न्यूक्लियर, उसके बाद डॉट 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 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर एक रेडियल नोड होता है, मतलब इस स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन 0 है, साई स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, मतलब रेडियल नोड। फिर रेडियल नोड खत्म होने के बाद फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है स्फेरिकल शेप में, तो ये 2s ऑर्बिटल का शेप होता है जिसमें एक रेडियल नोड है, इलेक्ट्रॉन है, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली 3s का शेप इस तरह से होता है, देखिए दो रेडियल नोड है 3s, तो एंगुलर नोड तो l इक्वल टू 0, तो एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड होगा n 3 - l 0 - 1, तो रेडियल नोड 2, फर्स्ट रेडियल नोड, सेकंड रेडियल नोड, तो दो रेडियल नोड है
3s ऑर्बिटल में। तो इन दोनों जगह साई स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा। 3p/, तो 3p/, में एंगुलर नोड इक्वल टू 1, क्योंकि p ऑर्बिटल तो l इक्वल टू 1, p ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एंगुलर नोड 1 और रेडियल नोड n 3 माइनस l 1 माइनस 1, तो रेडियल नोड 1 आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड और रेडियल नोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।